मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं। जब भी मांगी मेरे देश ने कुर्बानी, माओं ने भर भर के झोलियां दी हैं। आज मेरा ये फर्ज भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है और मुझ पर यह कर्ज भी है। मैं समंदर को कोशिश कर रहा हूं आज अल्फाजों में बांधने की। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। इसके आगे तभी देखना जब कुछ वक्त हो खाली। ऐसा है, बहुत सारे कामों के लिए वक्त निकाला जाता है। आज इस देशभक्ति के लिए, आज अपने देश के लिए, उन योद्धाओं के लिए, उन वीरों के लिए, वीरांगनाओं के लिए, उन शहीदों के लिए चंद मिनट आपसे मांग नहीं रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। देखना हो देखो, वरना अपने काम पर लग सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे देश से मोहब्बत है वो तो इसके आगे देखेगा और उसके खून में उबाल आएगा और फिर से इज्जत आएगी। और लहू में लाल रंग तो बहुतों के बहता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके लहू में इंकलाब बहता है, वो देखें। जिनके लहू में तिरंगा बहता है वो देखें। गरकौन गांव कारगिल, 2 मई सन 1999। सर्दियों में रजाइयों में लोग जब अंदर थे, वहां एक चरवाहा ताशी नाम गयाल जो अपनी बकरियों को चराने गया, उसकी एक याक खो गई थी। उसको ढूंढते ढूंढते 10:42 जब सूरज भी नहीं निकलता है पहाड़ियों पर, उस समय इस चरवाहे ने, ताशी नाम गयाल, इसने देखा कि सामने की पहाड़ियों पर कुछ उसको हलचल दिखी। क्योंकि इसने अपने बाइनोकुलर से जब देखा तो दूरबीन में इसको कुछ हलचल दिखी और भागा भागा आया। और वहीं से शुरुआत हुई एक बहुत बड़े युद्ध की, बहुत बड़ी कहानी की, जिसे आप और हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑफिशियल डेट मानी गई 19 मई सन 1999 जब यह शुरुआत हुई। लेकिन मैं बताता हूं और मेरी कोशिश है, शुरुआत जहां से हुई वो था 2 मई सन 1999। टेम्परेचर 47.5 डिग्री सेल्सियस। जहां खून सूख जाता है, श्वास रुक जाती है, वहां पर भी सेना खड़ी हुई थी। उसने ये 6 बंदों की घुसपैठ देखी कहां। बटालिक सेक्टर के गरकौन गांव में रहता था और वहां से चलते चलते बंजू टॉप पर पहुंचा। और बंजू टॉप में जब इसने सामने की पहाड़ी पर देखा तो 6 लोगों की घुसपैठ हो रही थी। और उसके बाद दौड़ते दौड़ते आया, क्योंकि उसके लिए भी एक नई बात थी। और जो वहां के लोकलाइट्स होते हैं और जो हैं, एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखना पड़ेगी कि वो सब हिंदुस्तानी हैं और उन्हें ये कश्मीर और जम्मू इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनके बाप दादाओं ने जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है। तो ये दौड़ते आया और वहां उसी 2 मई 1999 को इसने 2 सिपाहियों को इसकी खबर दी कि साहब सामने की पहाड़ी पर 6 लोग इसे दिखे थे। और वहां से शुरुआत हुई। 5 मई 1999 को 4 पेट्रोल पार्टीज को इंडियन आर्मी की ऊपर भेजा गया, सर्च पार्टी के जैसा। लेकिन एक हादसा हुआ। हमारे 5 सिपाहियों को बंधक बना लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उनको टुकड़े में काट दिया गया। 6 मई रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के ऑफिस में खलबली मची, क्योंकि जैसे ही खबर पहुंची, पहली शहादत की हमारे सिपाहियों की, नॉर्थ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के ऑफिस में मची खलबली। जो सोचा ना था वो हुआ। 8 मई को जब ये खबर इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स में पहुंची तो वहां मची हुई खलबली के कारण 9 मई सन 1999 की शाम को वहां से हेवी आर्टी शेलिंग की गई। पूरा का पूरा एम्यूनिशन डिपो हमारा उड़ाया गया और वहां पर ऑर्डिनेंस हेडक्वार्टर्स जो हमारे थे, वहां पर 127 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही दिन पाकिस्तानी आर्टी शेलिंग के कारण हुआ। 10 मई को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई ऑप्स रूम में, जो कि आर्मी का ऑपरेशन रूम है। वहां पर एक स्पेशल ब्रीफिंग में पूरा बताया गया, क्योंकि 10 मई 1999 तक बहुत ज्यादा आर्टी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से होने लगी थी और अब अलार्म बज चुका था और अब अलर्ट होने की बात जरूरी थी, वाजिब थी। 14 मई को जो जाट रेजिमेंट की पहली टुकड़ी गई थी, सर्च टीम थी, पेट्रोल टीम थी, आके आराम कर रही थी। उस समय कैप्टन सौरभ कालिया और उसके साथ उनके कुछ लोगों को
वहां से बंधक बना लिया गया, वहां से अगवा कर लिया गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी युद्ध के नियम के खिलाफ था। पहले उनकी आंखें निकाली गई, उसके बाद उनका सर काटा गया, उसके बाद शरीर के हजारों छोटे टुकड़े किए गए और बोरे में भर के फेंक दिया गया। ये किसी भी युद्ध की नीति, किसी भी युद्ध के नियम के हिसाब से इनह्यूमन था, अमानवीय था। लेकिन उसके बाद ये समझ में आ गया कि ये चंद घुसपैठिए नहीं थे, ये बहुत बड़ी साजिश थी और बहुत बड़ा एक युद्ध का ऐलान 14 मई के दिन लग रहा था कि अब ये जो बात है ये बढ़ेगी। बड़ी बात ये थी जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पता होना चाहिए कि उसी दौरान जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का प्रमोशन हुआ, 1 महीने भी नहीं हुए थे, अपनी पहली पेमेंट भी नहीं ले पाया था वो बच्चा, वो लड़का, वो ऑफिसर कैप्टन सौरभ कालिया अपनी कप्तान के तौर पर पहली पेमेंट भी नहीं ले पाया था। और माँ बाप को तो बाद में बहुत पता चला कि उनके बेटे के शरीर के टुकड़े भी नहीं नसीब हुए। मस्को और बटालिक सेक्टर के बीच में 16 और 17 तारीख को, 17 मई को यह पता चला, कारगिल से उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ लगभग 80 किलोमीटर के पूरे दायरे में ऊंची ऊंची जितनी भी टॉप पहाड़ियां थी, जो भी पोस्ट थी, उनको कैप्चर करके बहुत अच्छी पोजीशन पर थे। मतलब पूरा टॉप से जो मेन मुद्दा था NH1, उसको देख सकते थे। हर एक कार्रवाई, छोटी से छोटी कार्रवाई, क्योंकि हमारी तरफ से भी कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन हर कार्रवाई को, छोटी और बड़ी कार्रवाई को बहुत तरतीब से और बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा था। उनके पास भारी तादाद में बहुत ज्यादा एम्यूनेशन था, क्योंकि एक गोली के जवाब में आप 10 गोलियां या 50 गोली तभी मार सकते हैं जब आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो, आपको समझ में आ रहा हो और आपके पास बहुत ज्यादा एम्यूनेशन हो। और उनके पास स्ट्रिंगर मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट और जितनी भी मल्टी बैरल गन्स थी वो थी उनके पास, और MMG मोटार मशीन गन्स की उनके पास इतनी तादाद थी, क्योंकि यहां से एक फायर खुलता था, वहां से 50 फायर आते थे। तब लगा कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। और 18 मई 1999 को यह खबर रक्षा मंत्रालय तक फॉरवर्ड की गई और 19 मई 1999 को औपचारिक तरीके से ऑफिशियली यह कहा गया कि 19 मई 1999 को कारगिल युद्ध की शुरुआत ऑफिशियली शुरू किया गया। अब एक बड़ा मोड़ था। 24 मई को सैन्य कार्यवाही निदेशालय, जहां उसका ऑपरेशन रूम था, वहां पर AY टिप्पणी सर को जनरल मलिक सर ने बुलाया। जनरल मलिक ने वहां पर इसलिए बुलाया क्योंकि 22 और 23 को जो रैकी की गई, जो उन्होंने पूरा दौरा किया, उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि अब ये वॉर जोन है, और वॉर जोन का डिस्कशन करने के लिए उन्हें उस ऑपरेशन रूम में बुलाया गया। और उसके बाद डिस्कस हुआ कि एयर चीफ मार्शल से जो डिस्कस हुआ कि अब हमें एयर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद एयरफोर्स ने अपना मूवमेंट शुरू किया। बट एयर चीफ मार्शल की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि स्ट्रेटेजिकल तौर पर मुंतोडालो और टाइगर हिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वापस हासिल करना उसको। लेकिन जो मेन इशू ये रहा था कि माउंटेन्स में एयर स्ट्राइक इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। बट चीफ जो थे उनने, AY टिप्पणी सर ने अपने बेस्ट जो टीम थी, कोर टीम को बुलाया, और उसके बाद ऑर्डर्स हुए कि हमें ये किसी भी कीमत पर हासिल करना है। 24 मई मुंतोडालो और टाइगर हिल दोनों पर अटैक किया और पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन वहां पर करके दिखाया, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज जो कंडीशंस थी और टेम्परेचर भी बहुत कम चल रहा था। माउंटेन स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन माउंटेन्स में एयर स्ट्राइक करना मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन ये जज्बा ही होता है जो लहू में बहने लगता है और कहता है कि दोस्त, शायद इसी दिन के लिए फौज ज्वाइन की थी। 25 मई 7 रेस कोर्स प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि बहुत कम, आवास पर बहुत कम होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर पूरे के पूरे साक्ष्य, तथ्य और जो भी फैक्ट्स थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पूरी प्रेस मीडिया के सामने रख दिए कि ये सिचुएशन है और हमारे साथ ये हो रहा है वहां पर वैली में, जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके बाद एयर चीफ मार्शल AY टिप्पणी सर ने पूरी की पूरी एयर स्ट्राइक फुल स्विंग में खोल दी, और अब शुरू हुआ हमारी स्ट्राइक का पहला दिन। 26 मई पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी गई। MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टर, साथ में अब बारी थी घायल परिंदों की, अब बारी थी उन लड़ाकू विमानों की जो बहुत गुस्से में अब तक भर चुके थे।
और पहली स्ट्राइक की गई 26 मई सन 1999 को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स जेट के द्वारा। आज सुबह 0.4590 पर हमला किया गया और उसके साथ ही बटालिक दोपहर के पहले तक बटालिक पर भी हमला किया गया और इसके साथ नीचे इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियंस और आर्टिलरी के डिप्लॉयमेंट के साथ ऑफिशियली ऑपरेशन विजय और उसके साथ साथ एयरफोर्स का सफेद सागर, ये 2 ऑपरेशंस की शुरुआत हुई। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। तुर्तुक और मशको इन वैलीज में, इन सेक्टर्स में इन्फेंट्री का ज्यादा डिप्लॉयमेंट या आर्टिलरी का ज्यादा डिप्लॉयमेंट करना, इसका मतलब ये था कि हम पाकिस्तानी आर्मी को एक मौका देते हैवी डिप्लॉयमेंट करने का। और अगर एयरफोर्स के ज्यादा मूवमेंट दिखते, उसका एक इशू ये था कि हम उनको भी एक मौका दे रहे हैं वॉरफेयर खोलने का और उसके साथ साथ क्योंकि एक चोट खा चुके थे 1965 के जैसा। एयरफोर्स की एक नॉर्मल ड्रिल थी, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहुत भारी भरकम तरीके से बहुत बड़ा हमला किया था एयरफोर्स का। तो वो एक चिंता भी थी, टेक्निकल पॉइंट्स थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत संभलते संभलते कदमों को आगे बढ़ाया और 26 मई का दिन बहुत बड़ा दिन था। सुबह से लेकर रात तक इंडियन आर्मी, हमारी इन्फेंट्री बटालियंस के लिए, हमारी आर्टिलरी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी। और अगर इसका आप बहुत गौर से अगर इसको सोचना है, ये प्रॉब्लम ये थी कि अगर बहुत ज्यादा वहां से आर्टिलरी के लिए हम मौका देते या उनके डिप्लॉयमेंट को मौका देते तो इसका पूरा का पूरा फायदा घुसपैठियों को होता, जो कि हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसकी आर्टिस्ट शेलिंग के ही उसी के शेड में ये आगे बढ़ रहे थे। और अब क्या आगे बढ़ते, लगभग 11 किलोमीटर तक तो अंदर थे। सो दिस वॉज अ वेरी टेक्निकल हिच एंड बहुत बड़ा कैच था। लेकिन 27 मई की सुबह जो हुआ वो एक बहुत बड़ा इतिहास का, बहुत बड़े इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। 27 मई 1999 इतिहास में इसलिए भी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बुरा दिन था और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी सीख भी थी, सबक भी था युद्ध के दौरान। जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपना MiG-27 लेकर उड़े, उसके बाद दुश्मन के एरिया में जब जैसे ही फायर करने का सोचा, लेकिन पहाड़ पर चूंकि ऊंची पोजीशन पर घुसपैठिए बैठे हुए थे, वहां से एक स्ट्रिंगर मिसाइल ने MiG-27 को हिट किया। MiG-27 को जैसे ही हिट हुआ, गिरने के पहले पैराशूट उन्हें अपनी सीट इजेक्ट किया। पैराशूट से जैसे ही उड़े, बस प्रॉब्लम ये हो गया कि वहां से उन्होंने LOC के उस पार लैंड किया, जो कि दुश्मन का एरिया था और उन्हें बंधक बनाया गया। प्रताड़ना शुरू हुई। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मिग हिट हो चुका है और हमारा पायलट हमें मिल नहीं रहा है, कम्युनिकेशन नहीं था। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने यहां से मिग से उड़ान भरी, लेकिन दूसरे पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए दुश्मन ने फिर से हमला किया, स्ट्राइक हुआ, सेम इजेक्ट किया। और एक बुरी बात यह थी कि वहां से जब पैराशूट से लैंड कर रहे थे, उस दौरान हजारों गोलियों से स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को छन्नी कर दिया गया और उनके लाश के टुकड़े जमीन पर नीचे गिरे। लेकिन वही बात है ना कि उस सिपाही ने, उस ऑफिसर ने अपनी इस मां को फिर से उस 27 मई को अपने लहू से सींचा। सबके बस की बात नहीं होती है और सबके नसीब में भी नहीं होता है। शहादत में आंसू तो निकलते हैं, लेकिन उन आंसुओं में गुस्सा बहुत होता है। वो लहू की खुशबू होती है, वो मिट्टी का प्यार होता है। बैठे नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने फिर से स्ट्राइक किया शाम तक 27 मई को और पागलपन के तरीके से यहां से अपने तोप खाने, नीचे से पहाड़ के नीचे से तोप खाने के मुंह खोल दिए और शाम होते होते तक 0.4590 को अपने कब्जे में किया और पूरी ताकत से हमला किया। लेकिन कुछ जाने गई और ऐसा है कि अब युद्ध के नियम होते हैं। युद्ध में जब जाते हैं तो सर पर कफन बांध के जाते हैं और अब वो कफन मिट्टी में मिलने लगा था। इन्हीं हमलों के दौरान जो इन्फेंट्री बटालियंस थे नीचे से जो माउंट कर रही थी, मूव कर रही थी, उन्होंने 0.4590 और टाइगर हिल पर इकट्ठा हमला किया और बहुत बड़ा हमला किया। 28 मई को MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उसको मार गिराया गया। वो भी एक बुरा दिन था क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ था, 4 हमारे सिपाही शहीद हो गए थे। अब आंखों में आंखें डालकर घूरने की बात हो गई थी, तोपों से तोपों की बात हो रही थी, स्ट्राइक से स्ट्राइक की बात हो रही थी और इसी कारण 1 जून को आर्टी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से बहुत बढ़ा दी गई थी और उसके जवाब में फिर हमारी जो मूवमेंट थी वो थोड़ी सी रुकी, पीछे हटा और फिर मूवमेंट रात को होना शुरू हो गई थी। मुद्दा बहुत क्लियर था,
आर्टिक शेलिंग जो हो रही थी वो NH1 पर हो रही थी, क्योंकि टारगेट बहुत क्लियर था, NH1 को काट देंगे तो पूरा का पूरा आर्म्स, एम्यूनिशन, राशन सब काटने का मेन मुद्दा यही था, जो आगे डिस्क्राइब करने वाला हूं। बट 1 जून से लेकर 4 जून तक बहुत ज्यादा आर्टिक शेलिंग हुई थी और हमारा मूवमेंट लगभग ना के बराबर ही हो गया था। 5 जून जबकि घुसपैठिए बहुत आगे तक आ गए थे, उस दिन 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया। जब इंडियन आर्मी ने उन घुसपैठियों को मारा, बाद में जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तब पता चला कि वो घुसपैठिए नहीं थे, क्योंकि अभी तक गाया जा रहा था, ये वाला राग अलापा जा रहा था। वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे, रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स थे, और उनके डॉक्यूमेंट्स बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ शेयर किए, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ शेयर किए, और मीडिया में भी ये बताया गया कि अभी तक जो बात हो रही थी, अब ये बात ऑफिशियली, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उस पर आ गई थी और ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया था कि पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के बंदे थे, ना कि कुछ घुसपैठिए। फौज गुस्साई हुई बैठी थी और 6 जून को अपनी पूरी ताकत से 3 डायरेक्शन से अब हमला बोल दिया और ऊपर चढ़े और अब घुसकर मारने वाली बात आ गई थी। तो यहां से 6 जून से ट्रायंगुलर पूरे के पूरे हमले कर दिए गए, कि सामने से नहीं कर सकते थे, दुश्मन ऊंचाई पर था। तीनों तरह से बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी हमारी, लेकिन फिर भी फौज आगे बढ़ रही थी। 9 जून को इंडियन आर्मी ने अपनी बहुत 2 स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट पोजीशंस, जो की पोजीशंस थी बटालिक सेक्टर में, वो हासिल कर ली थी। भारत ने अपनी तरफ से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान और परवेज मुशर्रफ, इन दोनों को पूरे के पूरे सबूत सौंपे। उस समय चाइना दौरे पर थे और रावलपिंडी में ये सबूत भेजे गए। उनका जो इन्वॉल्वमेंट था पाकिस्तानी आर्मी का इस पूरे हमलों में, उसको सौंपा गया, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे। 13 जून बड़ा दिन था, क्योंकि तोलोलिंग पहाड़ के द्रास सेक्टर पर इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा वापस हासिल कर लिया था। 15 जून से सलाहों का दौर शुरू हो गया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ को फोन किया, जो बाद में बहुत मीडिया में भी आया, कि उनने सलाह दी कि आप पाकिस्तानी आर्मी को वहां से वापस कर लें। 14 जून से लेकर 28 जून तक बहुत ज्यादा यही शेलिंग, यही फायरिंग, और बहुत ज्यादा हमारे वो जो भी था बराबरी की थी, कोई नहीं कह सकता था कि जीत हार क्या थी। उसके बाद 29 जून को टाइगर हिल के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो स्ट्रेटेजिकल भी थे और वाइटल पॉइंट्स थे, उसको हासिल करने में इंडियन आर्मी ने एक कामयाबी हासिल की, जो कि थे .5060 एंड .5100। 2 जुलाई को एक बड़ा निर्णय लिया गया, क्योंकि पहाड़ी पर बैठे हुए दुश्मन पर आप सामने से हमला कर नहीं सकते थे, इसीलिए 3 प्रोन्ज स्ट्रैटेजी होती है, 3 प्रोन्ज अटैक सिस्टम होता है, त्रिशूल भेदीय या 3 आवामीय जो होता है, उस तरीके से 3 दिशाओं से हमला किया गया। और बहुत बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि नुकसान अब बढ़ने वाला था। 3 जुलाई रात को 11:54 के बाद लगातार चली 14 घंटों की नॉन स्टॉप शेलिंग, फायरिंग और मुठभेड़ के दौरान हमने उसकी सुबह टाइगर हिल पर अपनी फतह पाई, जो कि बहुत बड़ा एक हौसला अफजाई थी, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ। 5 जुलाई इंडियन आर्मी ने पूरे द्रास सेक्टर का कंट्रोल फिर से अपने पास हासिल किया और उस दिन नवाज शरीफ ने अनाउंसमेंट किया कंप्लीट विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। उनके पूरे विड्रॉल का अनाउंसमेंट भी उसी दिन हुआ था। 7 जुलाई बटालिक में है जुबार हाइट्स, जो कि हमने हासिल किया था, एंड दैट वाज अ वेरी बिग डे। 11 जुलाई पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफिशियली अपना विड्रॉल जो था वो शुरू कर लिया। पाकिस्तानी फौजें पीछे हटना शुरू करी और जितने भी की पॉइंट्स थे बटालिक में, उस पर इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा पूरी तरह से वापस पा लिया। 14 जुलाई 1999 को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ऑपरेशन विजय की सक्सेस की घोषणा की, एंड उसी दिन अपनी शर्तें भी पाकिस्तान से आगे होने वाली सभी बातचीतें जो भी करना थी उसकी शर्तें क्लियर कर दी, कि अब अगर बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। 15 से 25 जुलाई तक बहुत बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस किए गए चारों तरफ, पूरी घाटियों में, पूरी पहाड़ियों पर, पूरे सेक्टर्स में। और उसके बाद हमारे जो सिपाही थे, शहादत जिनकी हुई थी, उनकी चिताएं जलाई गई। लेकिन बात उससे बड़ी यह है कि हमने दुश्मन के भी जो हमारे पास जो उनकी लाशें थी, क्योंकि उनके देश ने तो लेने से मना कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसके बाद भी अपने दुश्मनों की लाशों को भी इज्जत से दफनाया। यही है युद्ध का नियम। सिपाही किसी भी देश का हो, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है और हम उसकी इज्जत करते हैं। यही फौज के नियम, एथिक्स
में आता है और बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमने उनके भी सिपाहियों को इज्जत से दफनाया, उन्हें इज्जत दी, क्योंकि उन्हें ये हक है, उन्हें हक है इज्जत से दफन होने का, ना कि उन्हें नकारा जाए या उन्हें यह बोला जाए कि शायद ही हमारे सिपाही नहीं है। तो इंडियन आर्मी स्टैंड्स फॉर दैट डिग्निटी एंड स्टैंड्स फॉर दैट सोल्जरहुड। 26 जुलाई कंप्लीट एविक्शन ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, ये इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया और इसके बाद ऑफिशियली कारगिल विजय दिवस और कारगिल युद्ध की घोषणा की गई और उसकी विजय की, सक्सेस की घोषणा की गई इंडियन आर्मी के द्वारा और फिर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा। अभी तक था डॉक्यूमेंट्स की जुबानी, अब एक सिपाही की जुबानी कि वहां हुआ क्या। हो सकता है डेट और समय से आपको कुछ लेना देना ना हो, लेकिन उस सिपाही के लिए बहुत महत्व रखता है, उन परिवारों के लिए जिनने लहू दिया है इस वतन के तिरंगे के लिए, जिनने लहू दिया है इस देश के लिए। तो अब बात करते हैं, समझाते हैं और समझते हैं कि यह हुआ कैसे, क्यों हुआ, किसकी गद्दारी थी, किसकी मक्कारी थी और किसका लहू फिर से भारत माता के पैरों में गिरने वाला था। कारगिल विजय दिवस, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा इंडियन यूथ जो है वो बहुत सारे डेज मनाता है और मनाना भी चाहिए। अभी आपकी उम्र है और बहुत अच्छी बात है। बस एक बड़े भाई और एक घर के एक सदस्य के जैसा, घर के एक सदस्य के जैसा और घर के एक फैमिली मेंबर के जैसा सिर्फ एक सजेशन है आपको कि कुछ दिन भारत के लिए भी मनाइए, और वो है हमारा जैसा एक कारगिल दिवस है। कुछ नहीं दे सकते आप, लेकिन आप एक सुकून दे सकते हैं, क्योंकि कर्ज तो है दोस्तों, इस खुली हवा में श्वास लेने का कर्ज भी है आप पर, वो आजादी की फीलिंग करना भी एक कर्ज है आप पर, अपने घर में सुख चैन से बैठना और अपना एंजॉयमेंट करना और वाईफाई यूज करना, ये भी कर्ज है आप पर। और आजादी भीख में नहीं मिली है, छीनी गई है, कमाई गई है और बहुत लहू बहाया गया है। कारगिल में जो द्रास सेक्टर में तिरंगा लगा है, कारगिल वॉर मेमोरियल में, जिसे हम विजय स्तंभ या विजय दिवस के तौर पर लगाया गया था, विजय स्तंभ है वो समझ लीजिए, वहां पर जो तिरंगे का पोल की हाइट है वो है 100 फीट और जो उसका साइज है वो है 35 बाई 27, 35 बाई 27, इतना बड़ा है। तो जब आप उसको देखते हो ना, वो सुकून जो है, वो हवा में लहराता हुआ तिरंगा, वो हर किसी को नसीब नहीं होता। इसलिए उसकी इज्जत करते हुए कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात उस तक पहुंचाएं और भारतीय होने पर, हिंदुस्तानी होने पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जो भी हैं आप, इस पर गर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, और अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। ये सलाह है, रिक्वेस्ट बहुत कम से करता हूं, लेकिन इंडियन यूथ है, जो युवा है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैं हमेशा कहता हूं मैं आपका मुरीद हूं। सो ये आप भी मैसेज दीजिएगा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत करो यार, बांटो मत, बांटने की राजनीति मत करो, मिलकर मुट्ठी बांधो, क्योंकि जब मुट्ठी बंध के ठूसा पड़ता है ना तो चीर दिया जाता है। तो वो है कि वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों का कफन ना बेच देना। हमेशा लोग कहते हैं कि सिपाही दूसरों से अलग कैसा है, आप भी एक सिपाही हैं। इस देश में जो भी आदमी ईमानदारी से घर पर एक रोटी कमा के लाता है, ईमानदारी से अपने बच्चों को खिलाता है, एवरी इंडिविजुअल इज अ सोल्जर हु इज अर्निंग हिज ब्रेड एंड बटर विद द ऑनेस्टी। बहुत भावुक हो जाता हूं जब मैं सिपाहियों की बात होती है, क्योंकि दोस्त, दुनिया में किसी भी जंग ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया है। आपको भी, आपने कभी अपने हाथों में लाशें नहीं ली हैं। वो जब लाशें लेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो एहसास क्या होता है जब अपनों का लहू आपके हाथ में लगता है। वो अलग बसंती है, वो हर के समझने की बात नहीं है। हर आदमी सिपाही है और जंग कभी किसी को कुछ नहीं देती है। एक वॉर से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, चाहे बॉर्डर के इस पार हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो, सिर्फ नुकसान होता है। तो उनकी इज्जत है,
तो एक अच्छी लाइन है, मुझे लगा आपसे शेयर करूं कि घर से निकले तो देखा एक किनारा, लोगों से पूछा कि भाई बताओ क्या है ये माजरा ये सारा, तो पता चला कि वहां पर एक लाश थी डली, और पास जाकर देखा तो तमगे लगाकर चीथड़े में फटा था। पता चला मर गया सिपाही हमारा, वो सिपाही बेचारा। जब उसकी जर्जर स्थिति देखी तो मालूम हुआ कि भूख से मरा था तमगे लगाकर, वो सिपाही था इस देश का बेचारा। जब वर्दी उठा के देखी तो खंजर से छाती पे लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस जज्बे की, उसकी कदर करना, हर हिंदुस्तानी के लिए और दुनिया के हर सिपाही की इज्जत करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्ज है, और उसको निभाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि आप सबको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि कोई आपके लिए बैठा है वहां पर सर्दी में गर्मी में अपने लहू को सुर्ख करने के लिए, अपने लहू को सुखाते हुए आपके लिए लड़ रहा है। दोस्त, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, दुआएं करो और इज्जत करो। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनका यह मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।